presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। 3 कृषि कानून वापस होंगे। प्रधानमंत्री लाइव टीवी पर यह वादा कर चुके हैं। 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन के लिए ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन किसान आंदोलन के नेता अब भी टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी मांग विस्तृत है। सिर्फ किसान कानून वापस होने भर से उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी भी चाहते हैं। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम यही समझेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान संगठनों की मांग के आधार क्या हैं और क्या ये मांग वाकई पूरी हो सकती हैं। अगर हाँ तो हाँ, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये मुद्दा देश के किसानों, किसानों की उपज और उसके उपभोक्ताओं और पूरे देश की आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस नीतिगत विचार का भी मुद्दा है जिस पर सरकार आने वाले समय में अमल करना चाहती है। इस पूरी बहस को समझेंगे द ललन टॉप शो में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं, जैसा कि हमने बताया, द ललन टॉप शो। सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए दिन का वीडियो। आज राष्ट्रपति भवन में डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई, जिसमें सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवा में रहते हुए असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने के लिए 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र और 10 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें से 1 कीर्ति चक्र और 2 शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन्हीं में से एक था मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का शौर्य चक्र, जिनकी माता और पत्नी को आपने स्क्रीन पर देखा। फरवरी 2019 में मेजर विभूति के बलिदान के बाद उनकी पत्नी निकिता कौल सेना में शामिल हो गई और आज हम उन्हें लेफ्टिनेंट निकिता कौल के नाम से जानते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति ने 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल भी दिए। सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ ये मेडल अर्धसैनिक बलों जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अधिकारियों को भी दिए गए, जवानों को भी दिए गए। हमारे तमाम जवान जिनके साहस और बलिदान ने हमें महफूज रखा, उन सभी के प्रति द ललन टॉप और ये पूरा देश कृतज्ञता व्यक्त करता है। इस समारोह में से एक और क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस वादे के साथ कि ये आपका दिन बना देगी। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। उनकी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका फायदा किसी और को हो न हो, आंध्र प्रदेश और देश के तमाम स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चों को जरूर होगा। अब बच्चों को आंध्र की राजधानी के तौर पर एक ही शहर का नाम याद करना होगा, अमरावती। इससे पहले उन्हें 3 शहरों के नाम याद करने पड़ रहे थे, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ में आएगी। हुआ ये कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ 2014 में और तेलंगाना बना। बचे हुए इलाके का नाम वही रहा, आंध्र प्रदेश, ओरिजिनल नाम। बंटवारे से पहले बहुत सारे विवाद थे, लेकिन एक विवाद ऐन बंटवारे तक बना रहा और बहुत बिटर था। वो ये कि हैदराबाद किसके पास में जाएगा। ग्लोबल आईटी हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका शहर, जहां से बहुत सारा रेवेन्यू आता है। दोनों राज्य इस बात पर सहमत थे कि उन्हें चंडीगढ़ वाली कहानी दोबारा नहीं लिखनी है, जिसमें पंजाब और हरियाणा एक शहर के ऊपर झगड़ते ही रह गए। कभी तय नहीं हुआ कि ये कैपिटल किसकी है, आज तक शेयर करते हैं। सो ये तय हुआ कि 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों के संयुक्त राजधानी रहेगा और उसके बाद केवल तेलंगाना की। इस समय में ये जो 10 साल का टाइम मिलेगा, उसमें आंध्र प्रदेश को अपनी एक नई राजधानी बना लेनी होगी। लेकिन आंध्र प्रदेश ने इतना इंतजार नहीं किया और राजधानी के ज्यादातर काम वो विजयवाड़ा, गुंटूर और उसके आसपास के बेल्ट में शिफ्ट करते गए। 2019 में आंध्र ने हैदराबाद में अपनी सारी इमारतों को तेलंगाना सरकार को सौंप भी दिया, क्योंकि तब तक सूबे का पूरा ध्यान शिफ्ट हो गया था अमरावती नाम का एक नया शहर बनाने में, जिसे आंध्र की नई राजधानी होना था। वही अभी है भी। अमरावती गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे बनना था। नए शहर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई और यहाँ विधान भवन, हाई कोर्ट और दूसरी प्रशासनिक सुविधाएं भी तैयार होने लगी। अभी भी काम चल रहा है। लेकिन मई 2019 में हो गए चुनाव और फिर तेलुगु देशम पार्टी की एन चंद्रबाबू नायडू सरकार की जगह आ गई वाईएसआर कांग्रेस की वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार। जगन 2020 में ले आए आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट,
इस एक्ट के तहत जगन एक की जगह 3 राजधानियां बनाना चाहते थे। अमरावती होती विधायी राजधानी माने लेजिस्लेटिव कैपिटल, यहां से लेजिस्लेचर काम करता, विधानसभा कानून बनाती। वाइजैग विशाखापट्टनम होती एग्जीक्यूटिव कैपिटल, यहां से कार्यपालिका यानी चुनी हुई सरकार अपना काम करती, सीएम वगैरह और उनका पूरा स्टाफ। और कुर्नूल होती जुडिशियल कैपिटल, जहां से न्यायपालिका को काम करना था। सरकार के 3 अंग 3 राजधानियों से काम करते, ठीक वैसे जैसे साउथ अफ्रीका में होता है। इससे बच्चों का जीके का सिलेबस तो बढ़ा ही, साथ ही गुंटूर और कृष्णा जिले के जिन हजारों किसानों ने अपनी बेशकीमती उपजाऊ जमीन अमरावती बनने के लिए दी थी, वो इस फैसले के खिलाफ हो गए। संक्षेप में उनका एतराज ये था कि जब 3 राजधानियां बननी ही थी तो फिर उनसे इतनी सारी जमीन क्यों ली गई। मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा किसान आंदोलन था जिसके समर्थन में भाजपा भी थी। भाजपा समेत सूबे का पूरा विपक्ष किसानों के साथ हो लिया और अब मजबूरन जगन को अपना फैसला बदलना पड़ा। आज जगन सरकार ने आंध्र विधानसभा में एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स रिपील बिल 2021 पास कर दिया और इसी के साथ अब यह तय हो गया है कि आंध्र की एक ही राजधानी होगी, अमरावती। चूंकि यह मामला आंध्र उच्च न्यायालय में भी लंबित है, आंध्र सरकार के वकीलों ने अपना निर्णय वापस लेने की सूचना न्यायालय को भी दे दी है। दूसरी सुर्खी का संबंध है राजस्थान से। राजस्थान में पायलट गहलोत खींचतान के नतीजे में आखिर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया। 21 नवंबर के रोज जयपुर के राजभवन में 15 मंत्रियों ने शपथ ले ली। इनमें से 4 दलित हैं, 3 आदिवासी, 3 महिलाएं और 1 अल्पसंख्यक। इस तरह से ये ब्रेक एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस मौके पर सचिन पायलट खूब कहते रहे कि राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं थी, लेकिन हाथ कंगन को देखने के लिए आरसी किसको चाहिए होती है। पायलट खेमे की शिकायत दरअसल ये थी कि 2018 के चुनावों में मिली जीत में उनका भी योगदान था, तो सरकार में भी उन्हें अनुपात में हिस्सेदारी मिले। शुरू से लेकर अब तक गहलोत की सधी हुई राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स से लेकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक सब कुछ झेल गई, वो बने रहे और उन्होंने कैबिनेट एक्सपांशन भी नहीं किया। जो कुछ डिमांड्स उन पर लादी जा रही थी उन्होंने नहीं मानी, लेकिन आखिरकार गहलोत को भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार होना पड़ा। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब के बाद अब राजस्थान में सर्जरी की है। पार्टी चाहती है कि अब सभी 2023 के चुनावों पर ध्यान लगाएं, लेकिन जैसा कि हमने पंजाब से लेसन लिया है, थोड़े ही वक्त में बहुत कुछ घटता है। इसीलिए पायलट गुट के 2 और गहलोत गुट के 3 वाले गणित से कहीं ज्यादा ये बात मायने रखती है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जो जितना टाइम बचा है उसमें राजस्थान कांग्रेस के सभी धड़े साथ मिलकर काम कर पाएंगे। और इस प्रश्न का जवाब तुरंत किसी के पास नहीं है। इतनी जानकारी जरूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गृह और वित्त यानी 2 बड़े विभाग गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री अपने ही पास रखे हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और भावुकता के साथ कृषि कानून वापस लेने की बात कही, तो लगा कि अब आंदोलन खत्म होगा, किसान अपने घर लौट जाएंगे, खेतों में लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 मांगे सरकार के सामने रख दी हैं और उनमें से 1-2 मांगे ऐसी हैं जिन्हें मानना सरकार के लिए कतई आसान नहीं होगा। इनमें से एक ही किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानूनी अधिकार देने की मांग। कई लोग कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। कुछ किसान नेता भी कह रहे हैं कि किसान अगर एमएसपी का कानूनी अधिकार मांग लेते हैं, उन्हें मिल जाता है, तो ये पूरा देश ही दिवालिया हो जाएगा। जबकि इस मांग को सही बताने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के अपने तर्क हैं। तो हम डिटेल में एमएसपी पर बात करेंगे और उससे पहले किसानों की मांगे बताते चलते हैं आपको। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को एक खुला खत लिखा है और उसे में अपनी 6 मांगे बताई हैं। क्या मांगे हैं? पहली तो वही है कि किसानों को एमएसपी का कानूनी हक दिया जाए। दूसरी मांग है, किसान चाहते हैं कि सरकार विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस ले। किसानों ने यह भी कहा है कि वार्ता के दौरान सरकार ड्राफ्ट वापस लेने का वादा कर चुकी थी, लेकिन अब वादा खिलाफी कर रही है। तो बिजली संशोधन विधेयक वाले इस ड्राफ्ट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बताते हैं। ड्राफ्ट में इस तरह का प्रावधान है कि उपभोक्ता सीधे बिजली कंपनियों को बिजली बिल का भुगतान कर देंगे और फिर सब्सिडी वाला हिस्सा सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उपभोक्ताओं के खाते में डालेगी। उपभोक्ता का मतलब किसान भी हो सकता है। किसानों को लगता है कि इससे उनकी जो सब्सिडी अभी बिजली पर उनको मिल रही है वो खत्म हो जाएगी, जैसे रसोई गैस सब्सिडी के मामले में हुआ है। कई केसेस ऐसे आए हैं जहां पे सब्सिडी लोगों के खाते में नहीं जा रही है। इसी तरह की चिंता किसान जता रहे हैं। तो किसानों की ये मांग मानने में सरकार को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी कई साल से बिजली संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट अटका हुआ है, 1 साल और सही। मतलब इसमें सरकार का ज़्यादा कुछ दांव पर है नहीं। आराम से सरकार चाहे तो ये मांग मान सकती है। तीसरी मांग पर आते हैं। किसान चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में
किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाएं। ये पराली जलाने के मामले में भी हैं। किसान चाहते हैं कि पराली जलाने वाले किसानों को सजा का प्रावधान न रहे। ये प्रावधान भी सरकार हटा सकती है। कोई बड़ा मसला लीगली या पॉलिटिकली नहीं है इस मामले में। चौथी मांग, संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुए वो वापस हो। इस मांग को बेहतर समझने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से पूछा कि क्या हिंसा भड़काने जैसे संगीन धाराओं में भी दर्ज मुकदमा वापस लेना वो चाहते हैं, लेवाना चाहते हैं। उनका तर्क यह है कि सरकार के बनाए कानूनों के विरोध में किसानों को सड़क में आना पड़ा और इन प्रदर्शनों में आए किसानों के खिलाफ किसी भी धारा में केस दर्ज हुआ वो रद्द होना चाहिए। वैसे इस मांग को मानने में जो राज्य हैं उनकी पुलिस का रोल ज्यादा है, क्योंकि राज्यों की पुलिस ने ही केस दर्ज किए हैं, चाहे वो पंजाब के हो सकते हैं, चाहे हरियाणा के हो सकते हैं। दिल्ली के मामले में जरूर सेंटर के पास पावर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को। वैसे प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हमने ऐसा होते देखा है। आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर सरकार केस वापस लेती रही है। कुछ राज्य सरकारों ने सांप्रदायिक दंगों के मामले में भी जो केस दर्ज थे वो वापस लिए। तो ये मांग मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी सरकार के लिए, अगर सरकार उस दिशा में सोचती है। पांचवी मांग में किसान लिखते हैं, हम उन्हें कोट कर देते हैं यहाँ पे। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी आज भी खुले घूम रहे हैं और आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। खुले खत में लिखा हुआ है। वो आपके और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आप समझ ही गए होंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है। हिंसा मामले में उनके बेटे मोनू मिश्रा आरोपी हैं, अभी जेल में भी हैं। हिंसा से पहले मंत्री का किसानों को धमकाने का वीडियो भी सार्वजनिक है, सभी ने देखा है। उसी के आधार पर किसान उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को खूब फटकार लगाई है। जांच की मॉनिटरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। हालांकि ये समझना मुश्किल है कि इतने विवादों और आलोचनाओं के बाद भी मोदी सरकार एक जूनियर मंत्री के पद की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकी। छठे बिंदु पर आते हैं। किसानों ने कहा कि आंदोलन में 700 किसान शहादत दे चुके हैं। उनके परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए भी सिंघ बॉर्डर पर जमीन दी जाए, ये भी मांग है। ये मांग भी कोई नामुमकिन सी लगती नहीं, कम से कम सुनने में। सरकार मुआवजे को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। कुछ करोड़ रुपए खर्च होंगे। लखीमपुर खीरी वाले जैसे कुछ केसेस में राज्य सरकारों ने पहले ही मुआवजों का ऐलान कर दिया है और मुआवजे की ठीक ठाक रकम दी भी गई है। हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारे पूरे देश भर में चलेगा। हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। तो कुल मिलाकर 5 मांगे मानने में सरकार को ज्यादा जहमत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पेच फंस रहा है एमएसपी के मामले में। एमएसपी का कानूनी अधिकार देने में सरकार को दिक्कत क्या है, ये समझने के लिए पहले एमएसपी की पूरी अवधारणा को आप समझिए। और ये समझने के लिए हमें चलना होगा नेहरू और शास्त्री के दौर में। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि पूरी आबादी रोज दोनों वक्त भरपेट खाना खाकर सो सकते। अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठकर कभी पूछेगा उस दौर की कहानियाँ, वो बताएंगे कि अमूमन हर परिवार को अपने बच्चों को भरपेट खाना देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक तो अनाज कम था और दूसरा किसानों को भी ठीक ठाक भाव मिलता नहीं था। सरकार ने महसूस किया कि किसान बेहिसाब मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो अच्छा भाव नहीं मिलता। जिस साल जिस फसल की अच्छी पैदावार होती है उसका भाव बहुत गिर जाता है। तो 1957 में इस समस्या को समझने के लिए फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। उसने कुछ सिफारिशें की। देश के नीति निर्धारक इस तरफ सोच ही रहे थे कि फिर 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ। अब जानते हैं कि चीन के हाथों हमारी हार हुई थी। हालात और ख़राब हो गए। देश के जवान और किसान दोनों बदहाल थे और इसीलिए जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि जवानों और किसानों का मनोबल ऊंचा किया जा सके। हालांकि नारों से मनोबल ही ऊंचा हो सकता है, ज़मीनी हालात तो नीतिगत फैसलों से ही सुधरते हैं और इस पर शास्त्री जी ने जोर दिया। शास्त्री के सचिव एल.के. झा की अध्यक्षता में 1 अगस्त 1964 को एक कमेटी बनाई गई। 24 सितंबर 1964 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। समाधान के तौर पर एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाया गया, जिसका नाम बदलकर 1985 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस कर दिया गया। वही नाम आज भी है। तो इस कमीशन के जरिए लाल बहादुर शास्त्री सरकार ने तय किया था कि सरकार अनाज की एक कीमत तय करेगी
ताकि अगर बाजार में कीमत गिरती है तो सरकार उस तय कीमत पर किसानों से अनाज खरीदती रहे। इसी कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर जाना जाता है, MSP। अब दिक्कत यह है कि अगर सरकार किसानों से अनाज खरीदेगी तो रखेगी कहाँ? कौन सी एजेंसी ये काम देखेगी? इसलिए अनाज खरीदने और भंडारण के लिए 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI बनाया गया और पहली बार 1966 में गेहूं और चावल के लिए MSP तय हुआ। 1966 में शुरू हुआ MSP वाला नियम आज तक चल रहा है। 2021 में नवंबर महीना है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के आधार पर सरकार अब 23 फसलों का MSP तय करती है। हर सीजन में बुआई के पहले सरकार MSP का ऐलान करती है। अगर उन्हें रिवाइज करना होता है तो बढ़ाती है, नहीं करना होता है तो वहीं रखते हैं। अब आपने सुना होगा कि हर प्रदर्शन में किसानों की मांग होती है कि उनको स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से MSP मिलनी चाहिए। अब ये क्या होता है ये भी समझिए। मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया गया था, जिसे स्वामीनाथन कमीशन के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन इस पैनल के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पे प्रचलित नाम है इस कमेटी का। इस कमीशन ने अपनी सिफारिशों में MSP के लिए COP2+50 का फॉर्मूला दिया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा दाम किसानों को दिए जाएं। किसानों की शिकायत ये रहती है कि सरकार जिस फॉर्मूले से MSP देती है वो स्वामीनाथन के दिए फॉर्मूले से कम होता है, इसीलिए बढ़ाने की मांग होती रहती है कि MSP आप स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के हिसाब से दीजिए। अब MSP पर किसानों का इतना जोर क्यों होता है, ये एक उदाहरण से आपको समझना होगा। इस बार सरकार ने बाजरे का MSP तय किया 2250 रुपए, 2250, लेकिन मंडियों में बाजरा 1200 से लेकर 1300 रुपए के भाव से बिका। अब आप सोचिए कि अगर हरियाणा या पंजाब के किसी किसान ने MSP पर बाजरा बेचा तो 1 क्विंटल का भाव मिला 2250 रुपए, और उतनी ही मेहनत और लागत से उगाए गए बाजरे को कोई किसान MSP पर नहीं बेच पाता है तो उससे प्रति क्विंटल 1000 रुपए कम मिल जाते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि कई बार बाजार भाव MSP से भी ज़्यादा होता है। ऐसा होता है, कम होता है लेकिन होता है। जैसे कई बार सोयाबीन बाजार भाव से ऊपर जाती रहती है। तो MSP का सीधा मतलब ये समझिए कि इसके ज़रिए किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम देने की कोशिश होती है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये सबको नहीं मिलता है। शांता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ देश के 6% किसान ही MSP का लाभ उठा पाते हैं, वो भी बड़े। राज्यवार भी विषमता है। धान और गेहूं का MSP ज़्यादा मिल पाता है पंजाब और हरियाणा के किसानों को। इसकी एक वजह यह है कि हरित क्रांति का केंद्र ये 2 राज्य ही थे, और जब यहाँ गेहूं और चावल की बम्पर पैदावार हुई तो सरकार यहीं से ज़्यादा खरीदती रही। ऐतिहासिक वजह यह है। इसीलिए यहाँ FCI के गोदाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे देश के बाकी इलाकों की तुलना में, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में सरकारी खरीद का लाभ उतना नहीं मिल पाता है। हमने जब राजस्थान के किसानों से इस बारे में बात की तो उनका भी ये कहना है कि सरकारी खरीद में कई तरह के तामझाम होते हैं। वैसा नहीं है जैसे वो मंडी में ले जाकर सीधे बेच दें, जिस तरह का प्रचार होता है। सरकारी खरीद के लिए कई दिनों तक नंबर लगाना पड़ता है, फिर थोड़ा भी अगर क्वालिटी में आपके फ़र्क है, क्योंकि MSP भी जो अग्री किया जा रहा है वो एक क्वालिटी पर आपको दिया जा रहा है। उस क्वालिटी का अगर आपका गेहूँ, बाजरा, चावल नहीं है, आपको MSP नहीं मिलेगा, तो खरीद से मना भी हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर किसान APMC मंडियों के बजाय बाजार भाव में बेचना पसंद करते हैं अपनी उपज को, क्योंकि APMC या जो कृषि मंडी होती है उतना झंझट हर कोई झेल नहीं पाता। अब सवाल ये आता है कि क्या MSP का कानूनी हक देकर सरकार को देश के सारे किसानों का अनाज खरीदना चाहिए? टेक्निकली ये लगभग नामुमकिन सी बात है। अभी सरकार जो गेहूं और धान या दलहन खरीदती है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दरों पर लोगों को बांटने के लिए खरीदा जाता है। करीब 85 करोड़ लोगों को सरकार राशन देने का दावा कर रही है फिलहाल, लेकिन सरकार जो गेहूं और चावल MSP पर खरीदती है वो सस्ता राशन बांटने के बाद भी उसके पास बचता है, इतना ज़्यादा कि गोदामों में रखने की जगह नहीं बचती है। कई बार हम सुनते हैं कि FCI के गोदामों में बाहर अनाज भीगता रहता है और ख़राब हो जाता है। मेरे राज्य मध्य प्रदेश से आएंगे तो वहाँ साफ जो बिना छत वाली मंडियाँ भी होती हैं जहाँ पे गेहूं की बम्पर पैदावार होती है। उन मंडियों में रखा जाता है बैग्स में और उसके ऊपर एक तिरपाल डाल दिया जाता है। बारिश होती है तो उस गेहूं में से आप जवारे निकलते हुए देख सकते हैं। हर साल मध्य प्रदेश में होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में और फसलों के साथ भी होता होगा जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले पाए हैं। हालांकि भंडारण भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आप अगर इसको पूरी पिक्चर पर ध्यान दें तो भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार सबका अनाज खरीद लेगी तो फिर उसका करेगी क्या? अब दूसरे तर्क पर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि सरकार MSP की गारंटी दे दे और फिर सब कारोबारी किसानों से MSP या उससे ज़्यादा पर ही खरीदें। इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि ऐसा हुआ तो मार्केट का संतुलन खराब हो जाएगा।
अगर कारोबारी महंगे दाम पर खरीदेंगे तो खुद घाटा नहीं उठाना चाहेंगे, कीमत बढ़ाकर बेचेंगे और इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर से गरीब लोगों को हिट करेंगी। मतलब ये तर्क भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। एक तीसरा तर्क यह है कि सरकार किसानों का ये गारंटी दे दे कि अगर वो बाजार में बेचते भी हैं और एमएसपी से जितना कम दाम उनको मिलता है उसकी भरपाई सरकार कर देगी। मान के चलिए 2250 है, आपने 2100 में बेचा, 150 रुपये आपको सरकार दे देगी। उदाहरण के तौर पर बाजरे का ही उदाहरण लेते हैं, एमएसपी 2250 है और बाजार में मान के चलिए वो 1250 में बिक रहा है, तो 1000 रुपये किसानों को जो घाटा हुआ एमएसपी के भाव के हिसाब से वो सरकार उनको ट्रांसफर कर दे। एक मॉडल है। इसी तरह एमपी छत्तीसगढ़ की सरकारें भावांतर योजना लाई थी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। तो संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक एमएसपी की किसी तरह की कानूनी गारंटी किसानों को मिले, कैसे और क्यों, इस बारे में हमने किसान नेता कविता गुरुघंटी से बात की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। अगर सब किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए, तो क्या सरकार को खरीद करनी चाहिए, जो कि प्रैग्मेटिक सा अप्रोच नहीं लगता है? तो कई बार जब हम लोगों का तर्क सुनते हैं एमएसपी लीगल गारंटी के खिलाफ, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स सुनने को मिलते हैं और लगता है वो किसान जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक से नहीं सुन रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। पहली बात, आज का प्रोक्योरमेंट रेजीम में जो कमियां है उसको आप एमएसपी रेजीम से इक्वेट मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग बात है। प्रोक्योरमेंट रेजीम में बहुत सारे कमियां हैं, जैसे सिर्फ गेहूं और चावल का ज्यादा होता है, कुछ कपास का और शुगर केन का होता है, मगर प्रोक्योरमेंट रेजीम अलग होता है और एमएसपी रेजीम जो हम चाहते हैं वो अलग होता है। वैसे तो एमएसपी रेजीम नाम का चीज है ही नहीं, एमएसपी की व्यवस्था नहीं है। एमएसपी घोषित होते हैं मगर एमएसपी को एक्चुअली हर किसान तक पहुंचने का एक व्यवस्था आज के दिन नहीं है और उसी का कानूनी गारंटी किसान मांग रहे हैं। तो आप प्रोक्योरमेंट रेजीम के खामियां जो है वो गिनते हुए हमको ये मत बताइए कि एमएसपी रेजीम में बहुत सारे खामियां हैं। नहीं, वो प्रोक्योरमेंट रेजीम के खामियां हैं, एमएसपी रेजीम के नहीं है। वो पहली बात। दूसरी बात, जब किसान बोलते हैं कि हमको एमएसपी गारंटी चाहिए, वो भी नहीं कह रहे हैं कि हर कोई चीज आखिरी किसान से सरकार को खरीदना चाहिए। अगर वही करना है तो बाजार में बाकी व्यापारी भी चले जा सकते हैं और सब दुकानें बंद हो सकती है। और सब जानते हैं, किसान भी जानते हैं कि वो कोई अर्थव्यवस्था होता ही नहीं है। वो उस बात की मांग नहीं कर रहे हैं कि हर कोई चीज सरकार ही खरीदे। वो ऐसी एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां कानून बनने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बने कि अगर किसी किसान को अपना एमएसपी नहीं मिला, अलग अलग व्यवस्था खड़ा करने के बाद, अलग अलग प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस करने के बाद अगर किसी किसान को नहीं मिला, तब सरकार की जिम्मेदारी जो नहीं मिला है, जितना नहीं मिला है एमएसपी और उनको जो दाम मिला है, उसका अंतर जो है सरकार को ही उस किसान को देना पड़ेगा। इसका मतलब है एमएसपी गारंटी कानून की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है पहले आपको बिल्कुल अलग अलग चीजें करना पड़ेगा और अगर उन सब में भी फेल्योर हो गया और फिर भी एमएसपी नहीं मिला, तब वो अंतर प्राइस जो होता है उसको किसान को, सरकार को देना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना जैसे स्कीम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पहले समझाऊं क्या क्या करना पड़ेगा और अगर एक उदाहरण दे के बता सकती हूँ कि इस देश में न्यूनतम वेतन का एक कानून है, मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सरकार बैठ के हर मजदूर को मिनिमम वेजेस दे रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो एक कानून है जिस व्यवस्था में सरकार ने ये तय किया है कि वो मिनिमम वेज कैसे फिक्स होगा,
उसमें बहुत सारे प्रश्नार्थ है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आज के दिन का एमएसपी जो घोषित होता है उसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क्स है। मगर जब मिनिमम वेज अनाउंस होता है उसके बाद मार्केट में जो भी प्लेयर है उन सबको वो वेज देने की एक जवाबदारी बनती है, कानूनन जवाबदारी बनती है। अगर वो नहीं देते हैं उसके उल्लंघन के लिए कुछ ऑफेंसेस होते हैं, पेनल्टीज होते हैं। और सरकार ने क्या किया, मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ साथ जब एनआरईजीएस चलाया, जब सरकार खुद मिनिमम वेजेस देने के लिए मार्केट में एक प्लेयर बनके अपना काम खड़ा किया एनआरईजीएस के तहत, तब वेजेस बढ़ने लगे हैं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के एक व्यवस्था में पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे अनाउंस करेंगे वो फॉर्मूला ठीक हो, और उसके बाद उसका अनाउंसमेंट हो, और अनाउंसमेंट के बाद अलग अलग प्रक्रियाएं हो। एक, सरकार की खरीदारी जरूर है अपने फूड स्कीम्स के लिए। दूसरा है सरकार से ही मार्केट इंटरवेंशन और अच्छे ढंग से करने का। जब भी दाम घटने लगते हैं तब सरकार बाकी व्यापारियों की तरह मार्केट में उतरे, कुछ जल्दी खरीदे, इतने दिनों तक चलाए जितने दिन में बाकी व्यापारियों को फिर से व्यापार में उतर के दाम बढ़ाना पड़े, फिर सरकार विड्रॉ करे। मार्केट इंटरवेंशन और अच्छा हो सकता है। पीडीएस के लिए खरीदारी के अलावा मार्केट इंटरवेंशन, वेयर हाउस रिसीट स्कीम बोल के जो चलता है उसका व्यवस्था ये हो सकता है जिसमें हर कोई किसान क्योंकि हार्वेस्ट के बाद जब तुरंत बाजार चले जाते हैं तब दाम बहुत घट जाते हैं, सभी का सप्लाई बढ़ जाता है और प्राइसेस घटते हैं। तो किसानों को अपना माल अच्छे दाम तक रिटेंशन पावर उनका बढ़ाने के लिए गोदाम में रखने का इंतजाम हो, और जब वो रखते हैं उनको उसके खिलाफ कुछ एडवांस मिल जाए। मगर गोदाम में रखने के बाद अगर एक तय समय सीमा में मार्केट में दाम नहीं बढ़ता है, एमएसपी तक नहीं पहुंचता है, मान लीजिए 3 महीने रखा आपने, 6 महीने रखा किसान बनके, तब उसको खरीदने की जिम्मेदारी तब सरकार के ऊपर हो। अब देखना है कि सरकार किसानों की डिमांड मानती है या नहीं। किसान साल भर के प्रदर्शन के बाद एक अहम लड़ाई जीत चुके हैं। उन्होंने सरकार को झुकाया है, ये उनका दावा है। उनके हौसले बुलंद हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज किसानों ने लखनऊ में महापंचायत की यूपी चुनाव से पहले किसान सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। तो खबरों की बात हो गई, अब इस मामले पर कू की राय। आज का सवाल हमने दर्शकों से पूछा था अपने कि क्या किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। हाँ कहने वालों का फीसद है 72 और ना कहने वालों का फीसद है 28-8। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लिटिल टॉप को फॉलो कर लीजिए। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं, हम उसे भी शो में शामिल करेंगे। जाने से पहले एक और सूचना, आज हमने किसान आंदोलन पर बात की शुक्रवार की तरह। इस पर आंदोलन नाम से ललन टॉप ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप उसका ट्रेलर यहाँ देख लीजिए। फिर डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो समझेंगे कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी स्पिरिट क्या थी। तेरी गोद नूं चन होर बथेरे तू मगदारी वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने यहाँ से गैस के गोले भी छोड़े हैं, तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो राष्ट्रीय मार्ग है ये क्या हरियाणा के सीएम की अपनी घर की प्रॉपर्टी थी? अगर ये लागू हो गया ना तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। किसान की ऐसी हालत है, जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं।
पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं। ये एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था, आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। ये देखिए, ये भी एक नज़ारा है कि लंगर चल रहा है। देखना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जाएंगे जब मोदी मान जाएगी। हमारे को रोटी भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा, परमात्मा दे रहा। सानू कुर्बानियां दी जाच नी छड़ने, हिंद दियां चादरां कहाउण वाले गुरु साडे। जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। मंडीकरण के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम मंडी में फसल लेके जाते हैं आड़ती के पास। आधी रात का गेना आड़ती है, जैसे पैसे दे दे। बात खेती की नहीं रह जाती, हमारी संस्कृति जुड़ी है इस चीज से। अभी अकेला आया हूँ तो मैंने भी एक रोजा यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए रखा है। 50,000 किसान हैं, तकरीबन दिन में लंगर छक्के जाते हैं। दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे, दम पीड़ा उठे जी दम पीड़ा उठे। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे जो 1920-25 वाला महापंजाब था, वापिस उन्होंने हमारा भाईचारे को इकट्ठा किया। हरियाणा पंजाब मिल रहा है। जाऊंदे रहने यूपी हरियाणे वाले वीर है, मोटे लाके मोटा खड़ जाने वाले नी। और फिर कुछ एक डिबेट छिड़ गई कि ये तो खालिस्तान मांग लेंगे। बीजेपी की पॉलिसी रही है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है, किसी को नक्सलवादी करार देते थे, किसी को खालिस्तानी, किसी को जाटिस्तानी। हक मंगया मूल भी मिल देना, ए लड़के घोड़े लेंदे। बीमार होने का खतरा था, फिर हम गाड़ी के अंदर ही सोने लग गए। यहाँ आते हैं तो लगता है कोरोना चला गया है। हारा नहीं है किसान कभी रण में तीर तोप तलवारों से, हारा है किसान हमेशा गद्दारों से, मक्कारों से, दिल्ली के दरबारों से। अब की बार दिल्ली के दरबारों को जो है किसानों ने चैलेंज कर दिया कि यहाँ से अब की बार हार के नहीं जाएंगे। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देखते रहिए दिल टॉप। हमें दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।